इट्स एप्लीकेशन, प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस हम लोग ने कर लिया, अभी उसके एप्लीकेशंस के चैप्टर के ऊपर क्वेश्चंस करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है ट्रांसपोजेंस कैन बी यूज ड्यूरिंग विच वन ऑफ द फॉलोइंग। इसका डायरेक्ट आंसर है जीन साइलेंसिंग। आपको कैसे, देखो अगर जीन साइलेंसिंग में यूज़ नहीं होता है और मतलब आपको अगर पता नहीं है ये इन्फो, तो आप ऑप्शन एलिमिनेशन से इससे पहुंच सकते हो। देखो पीसीआर, वी नो पीसीआर में ट्रांसपोजेंस का नाम हम लोग ने दूर दूर तक नहीं सुना है। जीन सीक्वेंसिंग यानी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में भी हम लोग ने ट्रांसपोजेंस का नाम नहीं सुना है। जीन सीक्वेंसिंग नथिंग बट डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। ऑटो रेडियोग्राफी मतलब क्या? ऑटो रेडियोग्राफी मतलब हमें ऐसा कुछ, जैसे कि डीएनए में ऐसा कुछ लगाएंगे प्रोब जो रेडियोग्राफ करके हमें बता दे कि अच्छा इसका ये कॉम्प्लीमेंट्री पार्ट प्रेजेंट है, तो इसे बोलते हैं हम लोग ऑटो रेडियोग्राफी। तो वो भी इसमें भी यूज़ नहीं होगा ट्रांसपोजेंस, इट इज़ ओनली यूज इन जीन साइलेंसिंग। ओके, फिर नेक्स्ट इन RNAi मतलब RNA इंटरफेरेंस, द जीन आर साइलेंस्ड यूजिंग। जीन साइलेंसिंग कैसे होता है? RNA इंटरफेरेंस टेक्निक में जीन साइलेंस कैसे होता है? डबल स्ट्रैंडेड RNA की मदद से। देखो सिंगल स्ट्रैंडेड RNA रहेगा, देखो हमें पता है कि अगर सिंगल स्ट्रैंडेड RNA रहेगा इट विल अंडरगो ट्रांसलेशन होने के बाद इसमें प्रोटीन्स बनेंगे, फिर वो प्रोटीन्स जाके हमें आपका फिनोटाइपिक इफेक्ट दिखाएगा। प्रोटीन जाके अपना फिनोटाइपिक इफेक्ट या मतलब उसका जो भी फंक्शन है वो कैरी करेगा। बट व्हेन देयर इज डबल स्ट्रैंडेड RNA में क्या होगा? दोनों ही आपस में कॉम्प्लीमेंट्री रहेंगे तो डबल स्ट्रैंडेड बन जाएंगे। और हमें पता है एनसीईआरटी में एक ऐसा भी कंडीशन दिया है कि वाई सिंगल स्ट्रैंडेड RNA इज यूज्ड, क्योंकि डबल स्ट्रैंडेड देखो आपके एनसीईआरटी में ऐसा एक पैराग्राफ रहेगा कि एक ही टेम्पलेट, डीएनए में 2 टेम्पलेट रहता है। देखो समझो इट इज़ 5:3 टेम्पलेट ऑफ डीएनए एंड इट इज 3:5 टेम्पलेट ऑफ डीएनए। इनमें से एक ही टेम्पलेट क्यों यूज़ होता है ड्यूरिंग आरएनए सिंथेसिस? ऐसा एक क्वेश्चन पैराग्राफ मिलेगा, उसमें उसने 3-4 रीज़न दिए। उसमें से एक रीज़न ये भी है कि अगर दोनों ही सिंथेसाइज होंगे, अगर इससे भी mRNA बनेगा, इससे भी mRNA बनेगा, तो इसका mRNA इसके कॉम्प्लीमेंट्री होगा। इसे समझो x mRNA बना, इससे y mRNA बना, x वुड बी कॉम्प्लीमेंट्री टू y। ओके, x वुड बी इक्वल टू y डैश, मतलब x और y कॉम्प्लीमेंट्री होंगे तो वो दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, तो डबल स्टैंडर्ड mRNA होने के कारण वो आगे ट्रांसलेशन नहीं होगा, तो हमें डिजायर्ड प्रोटीन नहीं मिलेगा। इसीलिए कौन सा भी एक ही डीएनए स्ट्रैंड इज यूज्ड इन ट्रांसक्रिप्शन। तो ये लॉजिक यूज करके ही कि डबल स्टैंडर्ड बनने से ट्रांसलेशन नहीं होगा और प्रोटीन नहीं बनेगा, इसी लॉजिक को यूज किया गया है आरएनए इंटरफेरेंस टेक्निक में। ओके, तो RNA interference technique, the gene are silenced using double stranded RNA. तो option number B would be the correct answer. Okay, now moving on to the next question, which of the following is true for golden rice? हमें पता है golden rice में क्या है? विटामिन A enriched from a gene of daffodils देखते हैं, पेस्ट एनरिच्ड फ्रॉम बैसिलस thuringiensis ये नहीं है। ऑप्शन नेक्स्ट देखते हैं, ड्रॉट टॉलरेंट डेवलप ड्यूरिंग एग्रोबैक्टीरियम वेक्टर, नो। येलो ग्रीन्स बिकॉज ऑफ अ जीन इंट्रोड्यूस्ड बाय प्रिमिटिव वैरायटी ऑफ राइस, नो। इसमें विटामिन ए का ही है गोल्डन राइस क्यों आया इसका नाम? क्योंकि विटामिन ए की वजह से। देखो विटामिन ए इज लिटिल ऑफ ऑरेंजिश कलर आता है इसमें, तो इसलिए वो गोल्डन दिखता है राइस, इसलिए गोल्डन राइस इसको बोल दिया और कुछ नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए वुड बी द करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन। ओके, so moving on to the next question, what triggers the activation of prototoxin to active beta toxin of Bacillus thuringiensis in bollworm? तो हमें पता है कि क्या कंडीशन में जाके होता है, एनसीईआरटी में सीधा लाइन दिया है, अल्कलाइन pH of the gut is the condition where protoxin is converted into the active toxin. Protoxin is converted into active toxin. Protoxin is converted into active toxin in the presence of alkaline pH of gut of, अभी किसके गट में? हमारे या इंसेक्ट के alkaline gut of insect. Again one question would be there कि why doesn't the मतलब कि आपस, क्योंकि because it is carrying a toxin, why doesn't the plant get affected? प्लांट को अफेक्ट क्यों नहीं होता है? क्योंकि इट कैरीज प्रोटॉक्सिन जब भी वो इंसेक्ट या कोई भी वेक्टर या कोई भी पेस्ट इनहेल करेगा तो उसके गट में जाके एक्टिव टॉक्सिन बनेगा, फिर दैट विल बी हार्मफुल फॉर द पेस्ट, नॉट फॉर द प्लांट में क्यों नहीं है हार्मफुल होता है? बिकॉज इट इज प्रोटॉक्सिन, मतलब वो इनएक्टिव फॉर्म में, जैसे हमारे में प्रो इंसुलिन होता है वैसे ही। ओके, नेक्स्ट moving on to the next question, which part of the tobacco plant is infected by Melanoidin incognitia? Melanoidin incognitia
व्हाट इट इज़ अ निमेटोड, ये भी क्वेश्चन आ सकता है आपको। इसमें क्या यूज़ हो रहा है, एमआरआई इंटरफेरेंस, मतलब आरएनए इंटरफेरेंस टेक्निक। ओके, एंड इट अफेक्ट्स द रूट, रूट में नॉड्यूल्स बनते हैं। इसके दो पिक्चर्स भी दिए हैं, विद अफेक्टेड रूट्स का एक पिक्चर है एंड द क्लियर्ड रूट्स का पिक्चर है। तो इट अफेक्ट्स द रूट, ये भी आपको याद होना चाहिए। इफ दे ऑल्सो गिव यू द पिक्चर समटाइम्स, सो यू नीड टू आइडेंटिफाई विच, मतलब कौन सा है निमेटोड ने, कौन सा है मेलिडोनी इनकॉग्निशिया इज अफेक्टेड। रूट अफेक्टेड कौन करता है, मेलिडोनी इनकॉग्निशिया। नाउ द क्रॉप इंजीनियर्ड फॉर ग्लाइकोफॉस्फेट आर रेजिस्टेंट and tolerant to. Crops engineered for glycophosphate. See, it is an out of NCERT question. Okay, if you want to leave it, you can leave it, but the answer is herbicides. The crop engineered for glycophosphate are resistant and tolerant to herbicides. Next question is, in BT cotton में BT toxin present in the plant tissue as a protoxin is converted into alkaline active toxin in by the action of acidic pH of insect gut. No, it is alkaline pH. अभी हम लोग ने सॉल्व किया ये. Golden rice is genetically modified crop, okay, where the incorporated gene is meant for biosynthesis of vitamin A. Okay, which of the following BT crops is been grown by Indian farmers? BT brinjal, maize, cotton and soyabean. Which of the following is used? Most probably cotton, क्योंकि BT cotton हम लोग ने बहुत सुना है. BT cotton इंडिया में यूज होता है. देखो BT brinjal भी है, ओके, बीटी ब्रिंजल है, बट इट इज नॉट कमर्शियली ग्रोन एट अ लार्ज स्केल. ओके, आरएनए इंटरफेरेंस इन्वॉल्व्स, आरएनए इंटरफेरेंस में क्या होता है, सिंथेसिस ऑफ एमआरएनए फ्रॉम डीएनए, सिंथेसिस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए फ्रॉम आरएनए यूजिंग रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, साइलेंसिंग ऑफ स्पेसिफिक एमआरएनए ड्यू टू कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए, इंटरफेरेंस ऑफ आरएनए इन सिंथेसिस ऑफ डीएनए. ओके, तो ऑप्शन नंबर सी वुड बी द बेस्ट आंसर की साइलेंसिंग आरएनए इंटरफेरेंस. देखो आरएनए वुड अंडरगो, अगर हम लोग सेंट्रल डॉगमा का देखें, डीएनए वुड अंडरगो ट्रांसक्रिप्शन एंड फॉर्म आरएनए which would undergo translation to form protein. Okay, now we are interfering in this process. मतलब हम लोग आरएनए से प्रोटीन बनना नहीं देना चाह रहे ताकि वो बैक्टीरिया उसमें सर्वाइव ना कर पाए. तो वी आर इंटरफेयरिंग इन दिस प्रोसेस, सो इट इज कॉल्ड आरएनए इंटरफेरेंस. मतलब आरएनए के प्रोसेस में हम लोग इंटरफेयर कर रहे हैं. तो कैसे इंटरफेयर कर रहे हैं, बाय साइलेंसिंग द स्पेसिफिक एमआरएनए ड्यू टू द कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए. अगर समझो उसके CTAG है तो हम लोग उसका कॉम्प्लीमेंट्री GATC दे देंगे, तो ये आपस में जुड़ जाएंगे ये लोग, मतलब 3 बॉन्ड्स डबल बॉन्ड जो भी रहेगा कॉम्प्लीमेंट्री जुड़ जाएंगे, तो दे वुड नॉट बी ट्रांसक्राइब्ड फर्दर, सो प्रोटीन बनेगा ही नहीं इस केस में. तो ऑप्शन नंबर सी वुड बी द करेक्ट आंसर इन दिस केस. कंजम्पशन ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग फूड कैन प्रिवेंट द नाइट काइंड ऑफ ब्लाइंडनेस एसोसिएटेड विद विटामिन ए डेफिशिएंसी. विटामिन ए डेफिशिएंसी से क्या होता है ब्लाइंडनेस में भी अगर आपको पूछा जाए तो इट इज मोस्ट प्रोबेबली नाइट ब्लाइंडनेस. ओके, विटामिन ए डेफिशिएंसी कॉजेज नाइट ब्लाइंडनेस. तो vitamin A is enriched. Vitamin A enriched is golden rice. So option number C would be the correct answer. Tobacco plant resistant to a nematode have been developed from the introduction of DNA that produced in the host cells of both sense and antisense RNA, a particular hormone and antefidant and toxic protein. देखो इसमें क्या पूछा गया है कि निमेटोड और टोबैको प्लांट रेजिस्टेंट टू निमेटोड, और वो निमेटोड का नाम क्या है पता है हमें, मेलिडोनी इनकॉग्निशिया. ओके, तो इसमें क्या मतलब होस्ट के अंदर क्या प्रोड्यूस होता है, बोथ सेंस एंड एंटीसेंस आरएनए, ताकि दोनों ही जुड़ जाएंगे तो डबल स्ट्रैंडेड आरएनए मिलेगा. तो बिकॉज ऑफ डबल स्ट्रैंडेड आरएनए देयर वुड बी नो फर्दर ट्रांसलेशन एंड देयर वुड बी नो प्रोटीन प्रोडक्शन, हेंस द निमेटोड विल डाई, क्योंकि उसको अगर उसके फेवरेबल प्रोटीन्स नहीं मिल रहे इट विल डाई, एंड द टोबैको प्लांट वुड बी सेफ फ्रॉम द इन्फेक्शन. ओके, नाउ moving on to the next question, the process of RNA interference has been used in development of plant resistance to nematodes. तो option number 13th का A would be the correct answer. अभी हम लोग ने just किया. Okay, moving on to the next question. Okay, silencing of mRNA has been used in producing transgenic plant resistance to again nematode. Genetically modified GM brinjal in India has been developed from insect resistance, enhancing shelf life, enhancing mineral content, drought resistance. It is most, देखो जो भी GM क्रॉप्स हम लोग बनाते हैं इट इज मोस्टली आपका फॉर इंसेक्ट रेजिस्टेंस, जो भी GM क्रॉप्स है, नॉट फॉर, देखो इफ वी नीड फॉर मिनरल कंटेंट इट वुड बी नोन एज बायोफोर्टिफिकेशन. इट इज बायोफोर्टिफिकेशन. वेट, अगर हम लोग उसके क्वांटिटी बढ़ा रहे हैं, मिनरल क्वांटिटी, विटामिन क्वांटिटी, जो भी, दिस प्रोसेस इज नोन एज बायोफोर्टिफिकेशन. ओके,
बायो फोर्टिफिकेशन हमें पता है कि विटामिन सी एनरिच्ड बतुआ, विटामिन ए एनरिच्ड दिस, विटामिन प्रोटीन एनरिच्ड लबलब बीन्स एक्सेट्रा, वेरियस एग्जांपल्स आर गिवन इन द एनसीईआरटी. शेल्फ लाइफ इंड्यूस करना है तो हम लोग उसके लिए जीएम क्रॉप्स नहीं बनाते मोस्टली. ड्रॉट रेजिस्टेंस के लिए बना सकते हैं बट मोस्ट इट इज इंसेक्ट रेजिस्टेंस. अगेन दिस इज आउट ऑफ एनसीईआरटी क्वेश्चन बट फिर भी. नेक्स्ट क्वेश्चन, सम ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बीटी कॉटन इज. बीटी कॉटन की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? लॉन्ग फाइबर एंड रेजिस्टेंस टू अफिड्स. Okay, medium yield, long fiber and resistance to beetle pest, high yield production of toxic protein crystal that kills diapteran pest. So option number C would be the most appropriate answer in this case. Wait a minute. High yield तो ठीक है. अच्छा. Wait, there's a mistake by from my side. High yield ठीक है, but production of toxin protein crystals which kill diapterans. No, diapteran pest को नहीं मारता है. It kills bollworm. तो option number D would be the correct. Okay. मैंने ये लास्ट का नेग्लेक्ट कर दिया. देखो आधा क्वेश्चन पढ़ के मुझे खुशी होगी कि ये आंसर है, तो मैंने डायरेक्टली सी ऑप्शन मार्क किया था बट इट इज़ रॉन्ग. तो ऑप्शन नंबर डी वुड बी, क्योंकि नीचे बॉलवर्म दिया है. तो इन केस ऑफ एग्जामिनेशन व्हेन यू आर सिटिंग इन एन एग्जाम हॉल, रियल एग्जाम हॉल, मतलब अगर आप नीट 2024 का पेपर दे रहे हो और एग्जाम हॉल में बैठे हो, अगर आपको लगता है कि ये आंसर है देन प्लीज़ रीड ऑल द 4 क्वेश्चन. अगर आप टेस्ट दे रहे हो तभी भी आप चेक कर सकते हो. मतलब आपको चारों स्टेटमेंट तो पढ़ने ही है. नॉर्मल मॉक टेस्ट दे रहे हो तो आपको चारों ऑप्शंस पढ़ने हैं, भले ही वो राइट हो या रॉन्ग हो, आपका नॉलेज एनरिच होगा. ओके, तो मुझे ये पता चला कि इन लोग ऐसे भी करके दे सकते हैं ऑप्शंस, तो आई विल बी फर्दर केयरफुल फॉर द क्वेश्चंस लाइक दिस. ओके, नाउ व्हाट इज ट्रू फॉर बीटा टॉक्सिन? नॉट बीटा, बीटी टॉक्सिन. बीटी टॉक्सिन के लिए क्या ट्रूफुल है? बीटी प्रोटीन एग्जिस्ट एज एन एक्टिव टॉक्सिन इन बैसिलस. ओके, the activated toxin enters the ovaries of the pest and sterilize and thus prevents its multiplication. No, this is not true at all. मतलब ovaries में जाके sterilize करके to prevent multiplication ऐसा किधर भी हम लोग सुना है. तो ऑप्शन नंबर B would be 100% not there. The concerned bacillus has antitoxins. No. The inactive prototoxin get converted into active form in the insect gut. So option number D would be the most appropriate answer. Okay. Bacillus thuringiensis, the bacterium. Next question क्या बोल रहा है? The bacterium Bacillus thuringiensis is widely used in the contemporary biology as insecticide, agent of production of dairy, production of industrial enzyme, indicator of water pollution. ये तीनों ही नहीं करता. It is used as an insecticide. Okay. Main objective of production of use of herbicide resistance GM crop is. herbicide resistance GM crop यूज करने का क्या है? देखो जो भी हम लोग herbicides डालेंगे, herbs निकले, देखो we are in a field, ये हमारा डिजायर्ड प्लांट है. दिस इज अ डिजायर्ड प्लांट, बट इसके बाजू में स्मॉल अनवांटेड प्लांट्स आते हैं. अगर आपको डिस्टिंग्विश करना है तो अगर मैं ब्लैक से कर दूँ, दिस आर द अनवांटेड प्लांट जिसको हम लोग वीड या हर्ब्स बोल देते हैं, जो छोटे छोटे प्लांट्स हैं. नाउ इफ वी स्प्रे हर्बिसाइड डायरेक्टली ऑन देम, सो हर्बिसाइड्स का क्या नेचर है कि वो टारगेट ऑर्गेनिज्म को तो क्रिएट करेगा ही, हार्म करेगा ही, बट इट विल ऑल्सो हार्म द नॉन टारगेट ऑर्गेनिज्म. मतलब हमें इसका तो यील्ड करना है. वी आर प्लांटिंग दिस एक्स क्रॉप जो कि हमें चाहिए, बट दीज आर द अनवांटेड ब्लैक वाला. तो अगर हमें इसे किल करना है तो हम हर्बिसाइड्स डालेंगे तो हमारे क्रॉप यील्ड मतलब क्रॉप एक्स पे भी फर्क पड़ेगा. तो व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोडक्शन ऑफ हर्बिसाइड रेजिस्टेंट जीएम क्रॉप? टू एलिमिनेट वीड फ्रॉम द फील्ड विदाउट मैनुअल लेबर. नहीं, एलिमिनेट वीड विदाउट यूज ऑफ हर्बिसाइड्स, एनकरेज इको फ्रेंडली हर्बिसाइड, रिड्यूस हर्बिसाइड एक्यूमुलेशन इन फूड आर्टिकल्स फॉर हेल्थ सेफ्टी. ओके, फॉर हेल्थ सेफ्टी. तो इसमें सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या होगा आपका? इट वुड बी, देखो, एलिमिनेट वीड फ्रॉम द फील्ड विदाउट यूज ऑफ मैनुअल लेबर. मतलब अगर हम लोग उसको हैंड पिक करेंगे तो टाइम लगेगा. ओके, अगर सब वीड्स को हैंड पिक करें तो टाइम लगेगा. इट विल कॉस्ट अस अ मैनुअल लेबर. बट अगर हम लोग क्या करेंगे, अगर हर्बिसाइड रेजिस्टेंस प्लांट कर देंगे हम लोग, तो इसके ऊपर हर्बिसाइड का इफेक्ट कुछ भी नहीं होगा. दिस इफेक्ट वुड बी कैंसल्ड. डायरेक्टली हम लोग हर्बिसाइड पे स्प्रे करेंगे तो सारे के सारे हर्ब्स मर जाएंगे, अपना प्लांट प्रोटेक्टेड रहेगा, क्योंकि दे आर रेजिस्टेंट टू हर्बिसाइड, क्योंकि हम लोग ने जेनेटिकली मॉडिफाई करके उन्हें बनाया है ऐसा. तो ऑप्शन नंबर ए वुड बी द बेस्ट. ओके, ए वुड बी द बेस्ट आंसर फॉर दिस. ओके, एलिमिनेट वीड फ्रॉम द फील्ड विदाउट यूज ऑफ हर्बिसाइड, ऐसा तो हो नहीं सकता. मतलब उसके लिए फिर मैनुअल लेबर लगेगा. फिर इको फ्रेंडली हर्बिसाइड्स नहीं. रिड्यूस हर्बिसाइड एक्यूमुलेशन, ये थोड़ा सा राइट लग रहा था, बट इट मोस्ट अप्रोप्रिएट वुड बी दिस, ऑप्शन नंबर ए. ओके, मूविंग ऑन. Cry endotoxin obtained from Bacillus. Cry endotoxin obtained from Bacillus thuringiensis are effective against fleas. It is bollworm. Directly आप लिख दो bollworm. तो 20 का आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी. ओके,
Bacillus thuringiensis strains have been used for designing novel biofertilizer, biometallurgic techniques, biomineralization process, bioinsecticidal plants. It is bioinsecticidal plants. मतलब बायोइंसेक्टिसाइडल मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म, मतलब वो प्लांट खुद लिविंग है और वो इंसेक्टिसाइडल की तरह काम कर रहा है. तो बायोइंसेक्टिसाइडल प्लांट्स. विच one of the most important reason why wild plant should thrive in that they are good source of. Okay, let me read the question again. One of the most important reason why wild plants should thrive in that they are good source of high nutritive animal feed, unsaturated edible oil, genes are resistant to disease and pest, very rare and highly sought of, 8 fruit of medical importance. सभी बेकार है. ऑप्शन नंबर सी वुड बी करेक्ट. देखो वाइल्ड में रहने का, अगर प्लांट वाइल्ड में है तो उसके पास ऐसे जीन्स रहेंगे. मतलब देखो एक पॉटेड प्लांट है, दिस इज पॉटेड प्लांट एट होम एंड दिस इज वाइल्ड. तो वाइल्ड के पास देखो होम के ऊपर तो आपका चारों तरफ से सेफ है कि आपके ऊपर छत है, 2 दीवार है, नीचे फ्लोर है, तो आपका प्लांट हमेशा ही सेफ रहेगा. तो इसके अंदर ऐसे कुछ क्वालिटीज़ आएंगे ही नहीं जो समझो स्टॉर्म रेजिस्टेंस. अगर स्टॉर्म आया तो उसको ये झेलने की इसके पास कैपेबिलिटी नहीं है. स्टॉर्म, हाई रेनफॉल, ड्रॉट, कुछ भी हो. पर वाइल्ड में रहेगा तो इट वुड बी रेजिस्टेंट टू ड्रॉट. मतलब ड्रॉट आएगा तो फिर उसे पता है कि वाइल्ड प्लांट को कैसे डील करना है. अगर हैवी रेनफॉल होगा तो क्या होगा, फ्लड होगा तो क्या होगा, सलाइन कंडीशन है तो क्या होगा. तो दिस वुड बी द एक्सट्रीम कंडीशंस. और इस वाइल्ड में रहेगा तो देखो वाइल्ड में रहेगा तो कोई भी पेस्ट डिजीज कुछ भी हो सकता है, तो उसके लिए भी वो फेवरेबल है. मतलब उसके पास ऐसे सारे जीन्स रहेंगे जो कि वाइल्ड प्लांट में, जो कि एक प्लांट में होना चाहिए नॉर्मली. हम लोग ने इसको अगर होम में लेके आ गए तो इसके सारे वो कैपेसिटीज डिक्रीज हो जाएंगी. ओके, सो इट वुड हैव द जीन फॉर रेजिस्टेंस ऑफ डिजीज एंड पेस्ट. तो 22 का ऑप्शन नंबर सी वुड बी द करेक्ट आंसर. Moving on to the next question, the first transgenic crop was nothing but आपका cotton. No, sorry, cotton was the next, पहले tobacco. क्योंकि देखो हमें पता है कि टोबैको इज़ हार्मफुल, बट इसके ऊपर ही हम लोग ने सबसे ज़्यादा काम किया है. देखो आपने सुना रहेगा मेलिडोनी इनकॉग्निशिया, जो निमेटोड के अगेंस्ट हमें रेजिस्टेंस लाना था, तो वो भी टोबैको पे काम हुआ था. ओके, तो वो पहला काम हो गया था. फर्स्ट ट्रांसजेनिक क्रॉप वॉज टोबैको, देन इट वॉज कॉटन. ओके, नाउ बायोटेक्नोलॉजी एप्लीकेशन इन मेडिसिन, दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. ओके, ये तो ठीक था क्रॉप्स के बारे में, बट फॉर दिस इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. मतलब मेडिसिन के बारे में, क्योंकि आप मेडिसिन में ही करियर लेना चाह रहे हो तो इसके बारे में आपको नॉलेज होना ही चाहिए थोड़ा बहुत. इन जीन थेरेपी of adenosine deaminase ADA deficiency, the patient requires periodic infusion of genetically engineered lymphocytes because देखो आप ऐसे क्वेश्चंस का ना क्वेश्चन पढ़ो और आंसर जनरेट करने की कोशिश करो विदाउट फर्दर रीडिंग द ऑप्शंस. तो अगर आप एक आंसर पे आ जाओगे, जैसे कि मैं बताता हूँ. देखो इन जीन थेरेपी एडिनोसिन डीएमिनेज, पेशेंट को पीरियोडिक इन्फ्यूजन क्यों चाहिए? बिकॉज लिम्फोसाइट्स आर मॉर्टल्स. ओके, मतलब लिम्फोसाइट्स इमॉर्टल नहीं है, उनका कुछ लाइफ स्पैन होता है, थोड़े दिन बाद वो मर जाएंगे. लिम्फोसाइट्स वुड डाई. तो हर बार उसको इन्फ्यूजन जेनेटिकली मॉडिफाइड हो या कुछ भी हो, पर लिम्फोसाइट का लाइफ साइकिल तो चेंज नहीं होगा ना. तो वो समझो कितने दिन के लिए भी रहेंगे तो दे विल डाई आफ्टर सम टाइम्स. तो ये रीज़न मुझे कहीं ऑप्शन में दिख रहा है कि अभी मैं वो ढूंढूंगा. तो जीन आइसोलेटेड फ्रॉम मैरो सेल्स प्रोड्यूसिंग एडीए इज इंट्रोड्यूस्ड इनटू द सेल एट एम्ब्रियोनिक स्टेज. नो. लिम्फोसाइट्स फ्रॉम पेशेंट्स ब्लड आर ग्रोन इन कल्चर आउटसाइड द बॉडी. नो. जेनेटिकली इंजीनियर्ड लिम्फोसाइट्स आर नॉट इमॉर्टल सेल्स. देखो मैंने क्या बोला था, दे आर मॉर्टल. मॉर्टल को इन लोग क्या लिख सकते हो, और नॉट इमॉर्टल. अभी समझ में आना चाहिए आपको कि मॉर्टल इमॉर्टल. मॉर्टल मतलब मरने वाला, विल डाई, इट विल डाई. एम फॉर मॉर्टल, एम फॉर मरने वाला, इट विल डाई. इमॉर्टल मतलब अमर. ओके, ये मरेगा ही नहीं कभी भी, अमर रहेगा. तो नॉट इमॉर्टल मतलब इट इज़ नॉट अमर, नॉट मतलब क्या बोलते हैं, इटर्निटी नहीं है उसके पास, तो इट इज़ मॉर्टल. इसका मतलब नॉट इमॉर्टल का ही मतलब है मॉर्टल, क्योंकि 2 नेगेटिव वर्ड आ गए ना, नॉट और इम, तो दोनों ही आपस में कैंसिल हो जाएंगे. तो हमें पता भी है ना मैथ्स की अगर लिखो तो 2 नेगेटिव विल मेक अ पॉजिटिव. तो ऐसे ही नॉट एक नेगेटिव है, इम एक नेगेटिव है, दोनों नेगेटिव होकर पॉजिटिव बनेंगे विच इज़ मॉर्टल. तो दीज आर मॉर्टल. तो ऑप्शन नंबर सी वुड बी करेक्ट. रेट्रोवायरल वेक्टर इज यूज्ड इन लिम्फोसाइट, ये भी गलत है. तो आप देख सकते हो बहुत ही आसानी से कैसे करना है इस क्वेश्चन को. पहले सेंटेंस पढ़ो, रीजन अपने आप से जनरेट करने की कोशिश करो, फिर उसको ढूंढो कि वो है कि नहीं. अगर नहीं है फिर थोड़ा पीछे जाओ कि वापस क्वेश्चन पढ़ो, फिर वापस थोड़ा अपने टॉपिक्स पे ध्यान दो कि रिकॉल करो अच्छे से. तो मैंने जो बोला था लिम्फोसाइट्स आर मॉर्टल, मुझे ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी वुड बी द आंसर फॉर 24th. ओके, तो मूविंग ऑन,
Statement related to human insulins are given below. Which statement is correct about genetically engineered insulin? Genetically engineered insulin. Okay. Pro-hormone insulin contains extra stretch of C-peptide. Correct है. इसने क्या बोला है? Is are correct. तो शायद ABC, हाँ ABC क्या करेक्ट पूछा है, 5 स्टेटमेंट है, उसमें से करेक्ट कितने हैं? प्रो हार्मोन इंसुलिन मतलब प्रो इंसुलिन हैज एन एक्स्ट्रा स्ट्रेच ऑफ डीएनए. यस, इट इज करेक्ट. Now, A peptide and B peptide chains of insulin were produced separately in E. coli, extracted and combined by creating double sulfide bond between them. Yes, it is also correct. ये किसने किया था? अमेरिकन कंपनी एली लिली. एली लिली, ये भी पूछा जाएगा, अमेरिकन कंपनी एली लिली, और ईयर भी आपको अगर याद रहे तो बहुत ही अच्छी बात है. तो ये भी करेक्ट है. सेकंड ऑप्शन, सेकंड स्टेटमेंट. इंसुलिन वाज यूज्ड फॉर ट्रीटिंग डायबिटीज वाज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम कैटल्स एंड पिग अर्लियर. ये भी करेक्ट है. Pro hormone insulin needs to be processed for converting into a mature functional hormone. ये भी correct है. Some patient develop allergic reaction to the foreign insulin. तो इसमें wait, some patient develop allergic reaction for foreign insulin. Okay. Pro hormone insulin needs to be processed for converting into mature functional hormone. फिर insulin was extracted for treating diabetes was extracted from cattle and pigs. Most appropriate answer. Okay, wait. Let me see the question. क्या बोला है इन लोगों ने? द स्टेटमेंट रिलेटेड टू ह्यूमन विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट अबाउट जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन. ओके ओके, अंडरस्टैंड. देखो पांचों स्टेटमेंट करेक्ट है. वही मैं फंस गया इसमें कि इन लोगों ने बोला है कि करेक्ट अबाउट जेनेटिकली मॉडिफाइड जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन. मतलब हमें इंसुलिन ऑल ओवर के बारे में बात नहीं करना है, हमें इंसुलिन जो जेनेटिकली मॉडिफाइड, जो जेनेटिकली हम लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं लैब में, उसके बारे में कमेंट करना है. तो उसमें प्रो हार्मोन का कुछ काम नहीं आएगा. तो ऑप्शन नंबर बी तो रहेगा ही, सेकंड वाला रहना चाहिए क्योंकि ए और बी अलग अलग होते हैं, ये हमें पता है. तो सेकंड वुड बी द आंसर. सेकंड आना चाहिए, सेकंड स्टेटमेंट आना चाहिए. तो ऑप्शन नंबर 1 होगा या तो डी होगा. ओके, नेक्स्ट. और क्या बोला है इन लोग ने कि प्रो हार्मोन इंसुलिन नीड्स टू बी प्रोसेस्ड एंड मैच्योर फॉर्म. ये भी गलत है. देखो जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन जो है उसमें क्या क्या है वो हमें देखना है. ओके, उसमें क्या क्या यूज़ होते हैं वही हमें देखना है. तो इन पांचों स्टेटमेंट्स में करेक्ट है. सम पेशेंट्स आर डेवलप एलर्जिक रिएक्शन टू फॉरेन इंसुलिन. ये पार्ट हो गया अपना नॉर्मल इंसुलिन का. ये जेनेटिक वाला इंसुलिन एलर्जिक रिएक्शन नहीं दिखाता. फिर ये भी पार्ट हो गया अपना नॉर्मल इंसुलिन का. ओके, इट इज़ पार्ट ऑफ अ नॉर्मल इंसुलिन. अगेन दिस इज फॉर नॉर्मल इंसुलिन क्योंकि हम लोग प्रो हार्मोन बना ही नहीं रहे ना, हम लोग डायरेक्ट मैच्योर इंसुलिन बना रहे फॉर जेनेटिकली मॉडिफाइड इंसुलिन. तो ऑप्शन नंबर बी मतलब सेकेंड वाला ही करेक्ट है. ओके, बाकी सब जो भी स्टेटमेंट दिए पाँचों, समझो इस बात को, समझो कि बाकी जितने भी 5 स्टेटमेंट दिए हैं, सारे के सारे सिर्फ और सिर्फ इंसुलिन के लिए करेक्ट है. सिर्फ इंसुलिन के पूछा जाता तो 5 स्टेटमेंट करेक्ट है. बट इन लोगों ने पूछा क्या है? कि इट इज़ व्हाट इज़ करेक्ट फॉर जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन. जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन में प्रो हार्मोन आएगा क्या? तो नहीं. तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला चला जाएगा. ओके, जेनेटिकली मॉडिफाइड इंसुलिन के केस में हम लोग कैटल्स और पिग्स की बात करते हैं, नहीं. ओके, प्रो हार्मोन की बात करते हैं, नहीं. फिर सम पेशेंट्स एलर्जिक रिएक्शन, ये किससे होता है? जो कैटल्स और पिग से निकलते हैं उसके इंसुलिन से होता है. तो ये भी गलत है. तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट वुड बी आंसर, जिसमें सेकंड स्टेटमेंट ही सिर्फ और सिर्फ करेक्ट है फॉर जेनेटिकली मॉडिफाइड इंसुलिन या जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन. ये आपको ध्यान में रखना है. जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन के लिए क्या स्टेटमेंट करेक्ट है? सेकंड वाला, जिसमें क्या बोला है? ए एंड बी पेप्टाइड आर separate chains produced in different E. coli and then combined by disulfide bonds between them. Okay, ठीक है. बहुत अच्छा क्वेश्चन है. कंफ्यूजिंग था बट ठीक था. नेक्स्ट इज nowadays it is possible to detect the mutated gene causing cancer by allowing radioactive probe to hybridize its complementary DNA in a clone of cells followed by its detection using autoradiography because mutated gene does not appear on the photographic film as the probe has a complementary with it. Mutated gene partially appears on the photography. Mutated gene completely and clearly appears on the photographic film. Mutated gene does not appear on the photographic film as the probe has no complementary with it. Okay, तो इसमें आपको नॉलेज रहना चाहिए अभी इसके बारे में कि क्या हो सकता है. हो सकता है नहीं, ये आपको करेक्ट नॉलेज होना चाहिए. 2021 का क्वेश्चन आई थिंक सो. देखो क्यों हो गया ऐसा आसान कि म्यूटेटेड जीन डज नॉट अपीयर. ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट. म्यूटेटेड जीन डज नॉट अपीयर ऑन द फोटोग्राफिक फिल्म एज अ प्रोब हैज नो कॉम्प्लीमेंट्री टू पैर विद, क्योंकि वो जीन म्यूटेट हो गया. देखो क्या हो गया, ये समझो अपना नॉर्मल डीएनए का एक स्ट्रैंड है. इस पे कुछ भी लगे हैं जैसे कि A T C G ये लगा है.
ये अपना नॉर्मल है, नॉर्मल डीएनए, तो मैं इसको एनडीएनए लिख देता हूँ, नॉर्मल डीएनए तो एनडीएनए मैंने लिख दिया। ओके, ये नॉर्मल होना चाहिए। तो हमें पता है क्या चलना चाहिए कि वो म्यूटेड है कि नहीं। म्यूटेशन कैसे भी हो सकता है, पॉइंट म्यूटेशन अभी हम लोग लेके चलते हैं। तो ना इसमें म्यूटेशन क्या हो गया, तो दिस इज द पार्ट म्यूटेटेड, टी की जगह पे ए आ गया, तो ये हो गया आपका म्यूटेटेड, तो मैं इसको एम डीएनए लिख देता हूँ, मतलब म्यूटेटेड डीएनए। तो अभी हमें पता करना है कि वो डीएनए है कि मतलब म्यूटेटेड है कि नॉर्मल, तो हम लोग नॉर्मल के हिसाब से कॉम्प्लीमेंट्री बनाएंगे। ये एन सी डीएनए लिख रहा हूँ, मतलब नॉर्मल के लिए कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए, तो ए की जगह पे क्या आना चाहिए टी, टी की जगह पे ए, सी की जगह पे जी, जी की जगह पे सी। ये होना चाहिए था नॉर्मल डीएनए। अगर नॉर्मल डीएनए होता तो ये इसके साथ जाके बाइंड कर लेता डायरेक्टली, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री डायरेक्ट बॉन्ड बनाएगा और हमें ये दिखेगा क्योंकि ये रेडियो एक्टिव है। ये जो नॉर्मल कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए है वो रेडियो एक्टिव, तो हमें डायरेक्टली फोटोग्राफी फिल्म में दिख जाएगा। बट क्योंकि वो म्यूटेशन हो गया है तो ये इसके साथ बाइंड नहीं करेगा, क्योंकि ये मैच हो रहा है, ये मैच हो रहा है, ये मैच हो रहा है, बट दिस इज नॉट मैचिंग ओवर हियर, तो ये इसके साथ बाइंड ही नहीं करेगा, तो ये अपीयर नहीं होगा, क्योंकि ये रेडियो एक्टिव है बट बाइंड होने के बाद अपीयर होगा, बट इसमें बाइंडिंग नहीं हुआ तो ये अपीयर नहीं होगा। ओके, सो हमें पता चल जाएगी द डीएनए इज बीन म्यूटेटेड, मतलब डीएनए का पार्ट या जीन इज म्यूटेटेड। ये मैं डीएनए लिख रहा हूँ, अगर मैं हम लोग इसको बोल दें कि इधर से लेके इधर तक एक जीन है तो इट इज ऑल्सो, ये भी चलेगा। तो क्या हो गया, ऑप्शन नंबर डी में क्या बोला, म्यूटेटेड जीन डज नॉट अपीयर ऑन द फोटोग्राफिक फिल्म एज द प्रोब हैज नो कॉम्प्लीमेंट्री विद इट। ओके, क्यों कॉम्प्लीमेंट्री नहीं है, क्योंकि हम लोग ने जो कॉम्प्लीमेंट्री भेजा था वो था विद रिस्पेक्ट टू नॉर्मल डीएनए, बट द डीएनए हैज बीन म्यूटेटेड, तो म्यूटेटेड डीएनए के साथ तो ये बैठ नहीं रहा है कॉम्प्लीमेंट्री में, तो उसके साथ बाइंड नहीं करेगा, तो वी वुड नॉट सी एनीथिंग ऑन द फिल्म, तो फोटोग्राफिक फिल्म में नहीं दिखेगा, तो हमें पता चल जाएगा कि डीएनए हैज बीन म्यूटेटेड। ओके, तो ठीक है। The adenosine deaminase deficiency results in, next question क्या है, ADA deficiency results in Addison's disease, dysfunction in immune system, Parkinson's disease, digestive disorder. तो adenosine deaminase deficiency would lead in the dysfunction of immune system. We know adenosine मतलब SCID वही है, severe immunodeficiency disease वही है, dysfunction of immune system would be the answer, direct answer है ये। Okay, now when gene targeting involving gene amplification is attempted in an individual tissue to treat disease, it is known as safety testing, biopiracy, gene therapy, molecular diagnosis। देखो बायोपायरेसी का तो इससे कुछ लेना देना है ही नहीं। ओके, बायोपायरेसी नहीं है ये, सेफ्टी टेस्टिंग भी नहीं है, मॉलिकुलर डायग्नोसिस भी नहीं है, इट इज़ फॉर जीन थेरेपी। ओके, अगर आपको पता है तो आप डायरेक्टली टिक कर सकते हो, क्योंकि ये आई थिंक सो मेरे हिसाब से एनसीईआरटी में नहीं है। ओके, so the following is not an application of PCR, detection of gene mutation, molecular diagnosis, gene amplification, purification of isolated protein। तो ऑप्शन नंबर डी वुड बी द आंसर, क्योंकि आइसोलेटेड प्रोटीन का पीसीआर से कोई लेना देना नहीं है। जीन एम्पलीफिकेशन होता है, मॉलिकुलर डायग्नोसिस एंड जीन म्यूटेशन के लिए भी स्टडी होगा, सबके लिए हो जाएगा, बट नॉट फॉर आइसोलेटेड प्रोटीन्स। तो यहाँ तक हम लोग देखते हैं, उसके आगे के क्वेश्चन हम लोग करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके।